Hello everyone, welcome to Super Class again and welcome to the new lecture of chapter Matter in Our Surrounding of your class 9th Science subject. Okay? तो मैटर इन अवर सराउंडिंग में हम लोगों ने इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। मैटर क्या होता है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके आधार पर कितने टाइप ऑफ मैटर्स होते हैं, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है मैटर के ऊपर, कि मैटर क्या अपनी स्टेट बदल सकता है अगर उसके टेम्परेचर को वेरिएट किया जाए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जी हाँ, हीटिंग और कूलिंग की हेल्प से हम लोग सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में और गैस को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। वो ये है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि कुछ सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनको क्या किया, हीट किया, अगर आपने उनको टेम्परेचर दिया, उनका टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है, इंक्रीज किया। अगर आपने कुछ सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो होना क्या चाहिए, इन जनरली को गर्म करोगे, गर्म होने के बाद क्या आएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट आने पर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आने पर क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और मेल्ट होकर सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर लिक्विड को गर्म करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गर्म होते 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 अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा कि लिक्विड अपना जो होगा वो गैसेस स्टेट बदल जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल होती है, ठीक है, कि सॉलिड को गर्म करो तो लिक्विड बनना चाहिए, ठीक है, लिक्विड बनना चाहिए, और फिर इसको हीटिंग करो, अगर इसकी फिर से इसकी हीटिंग कर दो तो क्या होना चाहिए, यहां पर इसका गैस बन जानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हम लोगों ने देखे हैं जिन सॉलिड्स को गर्म किया जाए ना अगर, तो वो सीधा का सीधा सॉलिड से सीधे के सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो, इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं, कि कुछ ऐसे खतरनाक सॉलिड्स होते हैं कि जब हम लोग उनको गर्म करते हैं ना, सॉलिड है ये, और सॉलिड को जब आपने गर्म किया, हीट किया, तो हीट करने पर क्या होता है, वो सीधा क्या होता है, गैस में बदल जाता है। सीधा क्या होता है, गैस में बदल जाता है। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं, उनके अंदर क्या ऐसा, इसके पीछे का रीजन क्या होता है वो मैं तुमको अभी बताऊंगा, ठीक है, इसके पीछे का रीजन है ऐसा क्यों होता है। लेकिन सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, अगर कोई भी सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है भाई, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। मतलब कि जो आपका सॉलिड है वो सब्लाइम हो गया, इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सॉलिड, it reaches to its melting point, and at that temperature or even before it starts to convert directly from solid state to vapor state, ठीक है। ये एक टेम्परेचर आने के बाद धीरे धीरे सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में बदलने लगेगा। तो एक्चुअली यहां पर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि why some solids do not convert to liquid followed by gas, they directly convert to solid to gas, why it happens। तो ये डिपेंड करता है उस सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज पर। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से सॉलिड क्या होता है, सब्लाइम हो जाता है, डायरेक्टली वेपर में बदल जाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की डिटेल समझने के लिए तुम्हें कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में अभी मुझे बताने की जरूरत है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स सीखेंगे साइंस के। जब सबसे पहले टर्म की बात करते हैं, जो सबसे पहला आपका टर्म है वो है आपका क्या भाई, वेपर प्रेशर। वेपर तो आप जानते हो, ठीक है, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखना जरा ध्यान से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक्चुअली सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इसको तुम एटीएम में कहीं कहीं लिखा देखोगे, ठीक है, ये प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। देखो, हमारे जो अर्थ है, जहां पर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, जहां पर आप बैठे हुए हो, वहां पर क्या है कि एटमॉस्फेयर में गैसेस अवेलेबल है, बहुत सारी गैसेस अवेलेबल है, और वो गैसेस क्या करती हैं, हर चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या करती हैं, प्रेशर डाल के रखती हैं। जैसे कोई लिक्विड है, यहां पर मान लीजिए आपने कंटेनर में क्या कर रखा है, एक लिक्विड को इस तरीके से ले रखा है। जरा ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। एक लिक्विड हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर में ले रखा है, यहां पर उसका लिक्विड भरा हुआ है, और ये सॉलिड पता है, ये सॉलिड गैस में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है आसानी से। मतलब इस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, उसके लिए ये सारी बातें हम लोगों को क्लियर पता होनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर हवा में जो गैसेस है ना, हवा में जो गैसेस हैं, इन गैसेस का भी क्या होता है, ओवरऑल प्रेशर पड़ रहा होता है किनके, इन पानी और ये जो भी लिक्विड है उस लिक्विड की सतह पर, और जैसे हमारी बॉडी पर
हर जगह पर क्या होता है, इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है ना, उनका हल्का हल्का प्रेशर बढ़ रहा होता है। और इसकी प्रेशर की वैल्यू जो जनरली होती है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसे 1 एटीएम बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी क्या है, यूनिट है, वैल्यू है। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा कि जब हवा थोड़ी ज्यादा हो जाए हम लोग के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या करा जाए कि तुमको जैसे कोई बलून है, बलून के अंदर बहुत डेंस हवा है ना, तुमको बलून के अंदर घुसा दिया जाए जिसमें गैस बहुत ज्यादा हो, तो गैस बहुत ज्यादा होती है तो तुम्हारे कान क्या होंगे, एकदम से दब जाएंगे। इसका मैं तुमको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। जब तुम कभी हिल स्टेशन में घूमने गए होगे, तो हिल स्टेशन में घूमने गए होगे तो तुमने देखा होगा एकदम से जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जगह से प्लेन जगह से जैसे ये हिल स्टेशन में जाते हैं, हमारे कानों में थोड़ी सी कुछ अलग चीज होती है। कान हल्के से क्या हो जाते हैं, बजने लगते हैं, या फिर कान हल्का ऐसा लगता है कि कान के पर्दों में कुछ दबाव पड़ा है या वो फूल गए हैं। तो एक्चुअली वो क्यों होता है, क्योंकि जो हिल स्टेशन होते हैं ना, वहां पर जो हवाएं हैं, वहां पर जो गैसेस हैं, वो हल्की गैसेस हैं। क्या है, हल्की गैसेस हैं। अर्थ में पता है क्या होता है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारी अर्थ का सरफेस है, तो क्या होता है कि एक जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे, तो ये जो गैसेस होती है ना, इनकी डेंसिटी कम होने लगती है। ये आसपास की जो गैसेस है ना, इनमें जो पार्टिकल्स है ना, इनकी डेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ध्यान से सुनते रहना, बहुत फोकस से सुनना, बहुत ही बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। इससे तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो क्या होता है कि जब हम लोग हिल स्टेशन में चले जाते हैं, तो हिल स्टेशन तो भाई इस तरीके से एक पहाड़ बना हुआ है मान लो धरती पर, ठीक है। तो हिल स्टेशन पर जब हम लोग पहाड़ पर पहुंचते हैं, तो इस स्टेशन पर जब कोई चिंटू मिंटू कोई भी जाता है या आप जाते हो इस स्टेशन पर, तो वहां पर क्या होता है, हवा का प्रेशर कम होता है। हवा का प्रेशर कम होता है क्योंकि हवा में पार्टिकल्स कम होते हैं, तो प्रेशर कम होता है। इस वजह से हमारे कानों में एकदम से हमको फर्क महसूस होता है, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहते हैं जिनका प्रेशर हमारे कानों में क्या होता है, महसूस होता रहता है। हमारे कान के जो पर्दे हैं वो हल्के से दबे रहते हैं उस प्रेशर की वजह से। लेकिन जैसे ही प्रेशर चेंज होता है, तो वो कान के पर्दे हल्के से ढीले हो जाते हैं, तो अलग सा लगता है कानों में, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनका प्रेशर होता है। इसका लाइफ एक्सपीरियंस मैंने तुमको बता दिया, बिल्कुल डेली लाइफ का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं किसी भी बॉडी पर, किसी भी लिक्विड पर, किसी भी सॉलिड पर, ये उस प्रेशर को ही बोलते हैं हम लोग क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका नाम है वेपर प्रेशर। ये आपके सामने लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो वेपर को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग क्या समझेंगे, वेपर को समझेंगे कि वेपर क्या होती है, ठीक है। देखो कोई भी आपका लिक्विड है, मान लो आपने एक क्या कर रखा है, इस तरीके से एक सॉलिड ले रखा है, ठीक है। यहां पर आपने क्या रखा है, एक सॉलिड ले रखा है, और दूसरा साथ में आपने क्या कर रखा है, दूसरा साथ में यहां पर दूसरे बीकर में आपने क्या कर रखा है, पानी को ले रखा है, और तीसरे बीकर में मान लो यहां पर आपने इस तरीके से कोई गैस भरी हुई है। क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक है। अब गैस वाले को चलो मैं हटा देता हूं, गैस वाले को क्या करता हूं, मैं हटा देता हूं। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए भी हम बात करेंगे कि गैस तो खुद ही वेपर है, उसका प्रेशर तो तुम्हें आसानी से समझ में आता है कि भाई गैस है, जैसे पानी को गर्म किया तो वेपर बना। अब वो वेपर जितना प्रेशर ऊपर की तरफ डालेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसका वेपर प्रेशर कहेंगे। अब मैं तुम्हें इसकी बहुत डिटेल में नहीं दे रहा हूं, वो हाई स्कूल में तुम्हारे आएगी, या हो सकता है साइंस में आएगी, वेपर प्रेशर क्या होता है, वहां पर तुमको डिटेल में समझाया जाएगा। अब देखो जो ये तुम्हारा सॉलिड है ना, इस सॉलिड के जो सरफेस पर पार्टिकल्स अवेलेबल है, इस सॉलिड के जो सरफेस पर पार्टिकल्स अवेलेबल है, कहां पर अवेलेबल है, सरफेस पर। ये जो पार्टिकल्स अवेलेबल है सरफेस पे, इस तरीके से जो ये तुम्हारे सरफेस पर पार्टिकल्स अवेलेबल है। ऐसे पानी के सरफेस पर जो पार्टिकल्स अवेलेबल है, एक्चुअली होता क्या है कि ये पार्टिकल्स के पास थोड़ी सी रिलेटिव, अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी सब चीजों से, तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी होती है इनके पास, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, ये पार्टिकल्स अपने मन से निकल जाते हैं, अपने मन से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। तो जो कोई भी सॉलिड है या लिक्विड है, उसकी सतह के पास, उसके सरफेस के पास जो उसके थोड़े से पार्टिकल्स अपने मन से निकल रहे हैं ना, तो वो निकलते हुए पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो आसमान में या हवा में जो एयर है ना, उसके अगेंस्ट प्रेशर मतलब क्रिएट करते हैं। तो ऊपर से क्या लग रहा है, इस लिक्विड मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस लिक्विड के सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं, वो कुछ पार्टिकल्स बाई चांस हाई एनर्जी पाकर क्या होते हैं, अपने मन से निकल आते हैं बाहर। तो यहां से जो इसके पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, ठीक है। अब इन जनरल क्या होता है, इन जनरल ये होता है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। और आपका जो कोई भी लिक्विड है, सॉलिड है, उनका जो वेपर प्रेशर होता है, उनके जो वेपर्स हैं, उनके सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट क्या करते हैं, हल्का सा नीचे से पुश मारते रहते हैं।
तो ये जो लिक्विड, ये जो सॉलिड के सरफेस पार्टिकल्स जो प्रेशर क्या कहते हैं क्रिएट कर रहे हैं किसके ऊपर, एटमॉस्फेयर पर, वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं उस प्रेशर को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस। तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर समझ में आ गया। वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, वेपर प्रेशर होता है आपका जो भी आपने लिक्विड सॉलिड ले रखा है उसके सरफेस पार्टिकल्स जो एज अ वेपर बाहर निकलते हैं, तो वो जो वेपर होती है वो जो फोर्स क्रिएट करती है आपके किस पर, एटमॉस्फेयर पर, वो वाले उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो ऊपर से सारी गैसेस जो क्या कहते हैं प्रेशर क्रिएट कर रही हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दो बातें क्लियर समझ में आ गई। अब अगर तुम्हें ये दो बातें समझ में आ गई ना, तो अब मैं तुम्हें यहां पर एक और नई चीज समझाता हूं। वो क्या समझाता हूं कि एक्चुअली सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कैसे बनती है। इसे अगर हम लोग प्रेशर के टर्म में समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर तो पढ़ लिया अच्छी तरीके से, अब हम लोगों को प्रेशर का इफेक्ट पढ़ना है, इसलिए मैं धीरे धीरे तुम्हें क्या कर रहा हूं, प्रेशर से रिलेटेड चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, अगर ये सब कुछ सही लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। ठीक है, ये बोलना ना पड़े बार बार, कर दिया करो। जितने ज्यादा सब्सक्राइब आप करोगे उतनी बढ़िया हाई क्वालिटी कंटेंट की वीडियोस आपको यहाँ चैनल पर फ्री में देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो हाँ, वेपर प्रेशर समझ गए हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ गए हम लोग। अब मैं तुमको बताता हूँ कि एक्चुअली बॉइलिंग होती क्या है। मैं क्या बताता हूँ तुमको बॉइलिंग होती क्या है। ठीक है, ये सब बना हुआ है, ये सब अभी आएगा, थोड़ी देर में रुक जाओ। बॉइलिंग, हम लोग बॉइलिंग की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, बॉइलिंग की। तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग में क्या होता है कि बॉइलिंग में क्या होता है, जो भी आपका लिक्विड होता है ना, जब हम लोग उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते करते क्या होता है, वो एक ऐसे टेम्परेचर पर आ जाता है जब उसके सरफेस पर जो पार्टिकल्स है ना, वो उनकी क्योंकि उनका वेपर प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे किसी भी लिक्विड को तुम गर्म कर रहे हो उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपका ये बीकर है, इस बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो वेपर P1 ये क्या है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ क्रिएट कर रहे हैं प्रेशर, तो इसे हम लोग बोलेंगे लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो यहां पर मान लेते हैं P1 है, लिक्विड का वेपर प्रेशर P1 है। अब इसके बाद जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका भी तो प्रेशर पड़ रहा है ना इस लिक्विड के ऊपर, तो उसका एटमॉस्फेयर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो मान लिया मैंने P2 है। नॉर्मली क्या होता है, जनरली लिख देता हूं, जनरली क्या होता है, P2 इज ग्रेटर देन P1। जनरली क्या होता है कि P2 की वैल्यू P1 से क्या होती है, कम होती है। तभी तो उसने ऊपर से दबा के रखा है ना, तभी तो दबा के रखा है उसने आपके सॉलिड को, बोले या फिर लिक्विड को। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, जैसे जैसे हम लोग इसकी क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, जैसे जैसे हम लोग इसकी हीटिंग करते हैं, हम लोग इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। और जिस समय किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। आ रही बात समझ में? हम लोग अब क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की एक नई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। आ रही बात समझ में? तो एक तरीके से अब तुमको धीरे धीरे समझ में आया कि वेपर है वो बाहर की तरफ उछल उछल के पार्टिकल जाने की कोशिश करते रहते हैं, गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये बात तुमको क्लियर समझ में आ गई। तो होता क्या है कि जब हम लोग सब्लिमेशन क्यों होता है, इसकी तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ठीक है, इसके चक्कर में तीन चीजें मैंने तुमको बता दी, बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन, और दूसरी मैंने तुमको बताई कि वेपर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ये तीन चीजें हम लोगों ने सीख ली। अब देखो, अब एक्चुअली क्या होता है, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं ना, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि वो, जैसे मान लो कैम्फर है, ठीक है, आपका कैम्फर को तुम गर्म करके कभी देखना, कैम्फर है, इसको कभी तुम गर्म करके देखना, ये एकदम से कैम्फर का जो पीस होता है वो हवा बन जाएगा, एकदम से गर्म होकर हवा में चला जाएगा। कि जैसे ही तुमने इसको क्या किया, हीट किया, जैसे ही तुमने इसको हीट किया, ये क्या होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि कैम्फर में क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं ना जिनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो पार्टिकल्स को जब हम लोग गर्म करते हैं ना, तो उनके पास जैसे ही एनर्जी मिलती है, इतनी मिल जाती है कि वो सीधा ही उड़ जाते हैं। ठीक है, वो सीधा ही उड़ जाते हैं, सीधा ही हवा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है मैं तुमको बता रहा हूं कि कोई भी सॉलिड क्या कहते हैं, सब्लिमेट
होता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई सॉलिड जो होता है वो क्यों सब्लिमेट होता है, उसका आंसर मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। 4 पॉइंट्स में ये तुमको आंसर बताऊंगा, बाकी ये सब चीजें अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, इवेपोरेशन सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो पहला पॉइंट तो ये कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो जितनी भी हम लोग को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हर क्लास का क्या है, आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको ये बात ना बताओ कहां प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक डालूंगा मैं इस वीडियो के नीचे, उस टेलीग्राम पर चले जाना। क्लास 9th के हर लेक्चर का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, ये बातें तुम आराम से सुनो और इसके नोट्स वहां से देख लेना। बाकी बेस्ट वे तो ये है कि तुम नोट्स को क्या करो, मतलब खुद अपने नोट्स बनाओ। ये बात क्लियर समझ के रखना। तो बात क्या थी कि कोई भी सॉलिड है, अगर उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या है, पार्टिकल्स के बीच में वो कम है, तो फिर वो उसके हाई चांसेस हैं कि वो डायरेक्टली क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपके गैस में डायरेक्टली, ठीक है। दूसरी चीज की बात करें अगर, तो दूसरी चीज है कि हाइयर वेपर प्रेशर, कोई ऐसा सॉलिड हो जिसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो, हाई वेपर प्रेशर एट और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कहने का क्या है कि भाई पानी है, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तुम गर्म कर दोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के पे होता क्या है कि पानी के वेपर का जो प्रेशर होता है वो 1 atm हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी जो प्रेशर होता है वो 1 atm हो जाता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर और आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हुआ, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, वही टेम्परेचर क्या हो गया, आपका बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट पर तुम किसी चीज को ले जाओगे, मान लो, या फिर सॉलिड को ले जाओगे, सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, इट्स मेल्टिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग पॉइंट तक अगर तुम उसको गर्म करोगे तो उस टाइम पे तो भाई सबका ही प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन कोई ऐसा सॉलिड हो जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो रिलेटिव टू अदर सॉलिड्स, जैसे कैम्फर होता है ना, कैम्फर के सरफेस के पार्टिकल्स अपने मन से बाहर निकलते रहते हैं तेजी से, एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू आयरन। मान लो आयरन का टुकड़ा है, आयरन का टुकड़ा नहीं इतनी जल्दी बाहर निकलेगा, इसका मतलब है आयरन के सरफेस पर जो वो वेपर क्रिएट कर रहा है, वैसे तो वो करेगा ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर करेगा वेपर आपका सॉलिड, लोहा आपका आयरन। तो इसलिए आयरन को जब हीट करेंगे क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है 25 डिग्री सेल्सियस पर, वहीं 25 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका कैम्फर है उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो लोअर टेम्परेचर्स पर रिलेटिवली हाई वेपर प्रेशर होना किसी भी सॉलिड का, ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि हो सकता है कि लिक्विड में कन्वर्ट ही ना हो, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं पड़ती ना, पार्टिकल्स के पास पहले से ही अच्छी खासी एनर्जी थी, वो तो सॉलिड स्टेट में थे, लेकिन जब तुमने उनको गर्म किया ना तो एकदम से उनको इतनी एनर्जी मिली कि वो सीधा ही लिक्विड में चले गए, सीधा ही सॉलिड से गैस में चले गए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाई वेपर प्रेशर होगा सॉलिड्स का, तो ये हेल्प करता है सब्लिमेशन में, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर और प्रेशर ऐसा क्रिएट कर दिया कि सॉलिड, मतलब एक तो टेम्परेचर प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, किसी सॉलिड को अगर तुमने बहुत हाई प्रेशर पर रख रखा होगा, बहुत लो टेम्परेचर पर रख रखा होगा, तो वो आसानी से सब्लिमेट नहीं होगा, वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से क्या कहते हैं, गैस में जाएगा। लेकिन मान लो तुमने किसी सॉलिड को ऐसे एटमॉस्फेयर पर रख दिया जिसका वेपर प्रेशर बहुत कम है, भाई या तो सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो या तो एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर बहुत कम हो, ये दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन होगी तो सब्लिमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात तो ये हो गई कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी बहुत इफेक्ट करती है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी क्या होती है, बहुत इफेक्ट डालती हैं कि कोई पार्ट जो आपका सॉलिड है वो सब्लिमेट होगा कि नहीं होगा। और चौथी और लास्ट की बात है वो क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ आप जब पूरे केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर तक पहुंच जाओगे ना, तब तुम समझोगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो एटम से मिलकर बने होते हैं, और पार्टिकल्स, बहुत सारे एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ कोई बॉन्ड भी है, तब सीधी सी बात है उनको ब्रेक करना आसान नहीं है, तो फिर क्या होगा, वहां पर वो आसानी से सब्लिमेट नहीं होंगे। लेकिन अगर वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ में लिख देते हैं वीक, अगर वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तब भाई क्या होगा, तब आपका सॉलिड सब्लिमेट कर सकता है।
तो ये बात समझ में आई तुम लोगों को कि सब्लिमेशन क्यों होता है और सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्यों होता है और सब्लिमेशन क्या होता है, ये बात समझ में आ गई कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सॉलिड एंड इफ इट्स वेपर प्रेशर exceeds to 1 atmospheric pressure at or below its melting point, then that solid directly converts to the liquid state, and this process is called to gaseous state, and this process is called आपकी क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, बाकी इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पर, लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी चाहो तो लिख भी सकते हो। तो ये बात समझ में हम लोगों को आ गई कि ठीक है भाई, सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है, सब्लिमेशन भी होता है लिक्विड्स का। ठीक है, सब्लिमेशन के बारे में हम लोगों ने ये सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली। तो सब्लिमेशन में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कैम्फर होगा, ठीक है, और तुम्हारी एनसीईआरटी में उसका एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, वो भी तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। उसमें तुम कैम्फर को गर्म करोगे, वो कैम्फर सीधा क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी बनेगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हम लोग एक नया चार्ट बना सकते हैं। क्या नया चार्ट बना सकते हैं कि देखो ये है सॉलिड, ठीक है, ये है यहां पर लिक्विड, ठीक है, और ये है आपका क्या, गैस। अभी मैं हटके दिखा रहा हूं, देखो ये है आपका क्या, ये है आपका सॉलिड, एक देखो यहां पर ये एक है सॉलिड लिक्विड गैस। अब हम लोग क्या करते थे यहां पर, मान लो सॉलिड को लिक्विड को कूल करा, क्या करा, लिक्विड को कूल किया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा ठंडा कर दो किसी लिक्विड को तो बर्फ नहीं बन जाती है। और अगर सॉलिड को तुमने क्या किया, हीट किया, तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लिक्विड को क्या करोगे, हीट करोगे, तो वो क्या होगा, गैस बन जाएगा। और गैस को तुम क्या करोगे, कूल करोगे, कूलिंग करोगे इसकी, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ऐसा लाइन बनी हुई थी, लेकिन अब एक नई लाइन बना सकते हैं हम लोग, जो कि लास्ट क्लास में नहीं देखी थी हम लोगों ने। वो क्या बना सकते हैं, देखना जरा ध्यान से, कि सॉलिड को अगर तुमने हीट किया, सॉलिड को क्या किया तुमने, हीट किया, तो भाई वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है किसमें, गैस में। और गैस को तुमने कूल किया तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड्स में। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा सबके लिए नहीं होता है, उन्हीं के लिए होता है जिन सॉलिड्स का वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर सॉलिड्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये एक ट्रायंगल इस तरीके से बना लिया। ये ट्रायंगल हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे देखो बना लिया, कोई दिक्कत, ये ट्रायंगल हम लोगों ने इस तरीके से बना लिया। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अच्छी तरीके से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, उनको नोट कर लेना। अब हम लोग के सामने सवाल है, यही लिखा हुआ था, व्हाई सम सॉलिड्स चेंजेस डायरेक्टली टू द गैसेस सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट। 4 पॉइंट्स बताए मैंने, चारों पॉइंट्स लिख लेना, क्लियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग को समझना, ये बात हो गई, टेम्परेचर की बात खत्म हो गई। अब हम लोग समझते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एनी सब्सटेंस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एनी सब्सटेंस, क्या प्रेशर की हेल्प से स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट किया जा सकता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ऑन स्टेट ऑफ मैटर, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो भाई, हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे घर में सिलेंडर है ना, कुकिंग सिलेंडर है ना, एलपीजी गैस, उसको कभी हिला के देखना। उसको हिला को देखोगे तो तुम देखोगे कि उसके अंदर हल्का सा ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है। जबकि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी गैस को एक कंटेनर में भर देते हैं, मतलब उसको प्रेशराइज कर देते हैं। एक गैस जो मान लो कि बहुत बड़े कंटेनर में आ सकती थी, हम लोगों ने उसको कंप्रेस करके दबा के एक छोटे से उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया है, छोटे से तुम्हारे गैस सिलेंडर में भर दिया है। तो हम लोगों ने किया क्या है, गैस को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया है उस सिलेंडर के अंदर, बहुत सारी गैस प्रेशर करके उसके अंदर भरी गई है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर करके तुमने उसके अंदर गैस भरा है ना, तो वो गैस एक्चुअली लिक्विड में भी कन्वर्ट हो गई है। आधी गैस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए उसमें हमें लगता है कि पानी भरा हुआ है। एक तरीके से आपने प्रेशर के, जिस मशीन से सिलेंडर में गैस भरी जाती होगी ना, वो मशीन एक्चुअली क्या कर रही है, गैस को प्रेशराइज कर रही है, और प्रेशराइज होने की वजह से गैस क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है। क्योंकि देखो, तुम्हें स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होती है तो एक्चुअली होता क्या है भाई, सॉलिड में जो पार्टिकल्स पास थे, सॉलिड में जो आपके पार्टिकल्स क्या थे, पास थे। ठीक है, देखते रहना ध्यान से। जब हम लोगों ने इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया तो ये थोड़े थोड़े क्या हो गए, दूर हो गए, मान लो। ठीक है, ये थोड़े थोड़े दूर हो गए, और जब तुमने इसको और हीट किया तो भाई ये क्या हो गया, बिल्कुल ही दूर हो गए, इतने बड़े दूर हो गए। तो क्या हो गया, दूर हो गए। तो बोला तुम क्या कर रहे हो, जब हीटिंग कर रहे थे तो पार्टिकल्स को दूर कर रहे थे हम लोग इस तरीके से। तो अगर मैं किसी
गैस को लूं और गैस को क्या करूं, कंप्रेस करने लगूं, कंप्रेस करने लगूं, तो बताओ कंप्रेस करने से वो एक तरीके से तुम क्या करोगे, उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या करोगे, कम करोगे ना। पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या करते जाओगे, तुम लगातार कम करते जाओगे, और पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस अगर लगातार कम होती जाएगी तो सीधी सी बात है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से काम करने लगेगा, और जो गैस में पार्टिकल्स दूर दूर थे वो फिर से क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और सॉलिड क्या हो सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। इसका एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैंने भी यहां पर देखो तुम्हारे लिए बड़े सी एक प्यारी सी इमेज बनाई है, देखो इसको ध्यान से। यहां पर क्या था, ये गैस है, क्या है, ये गैस है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये पिस्टन है, ये क्या है, पिस्टन है, और ये कोई आपका बीकर है मान लो, ठीक है। किसी बीकर में हम लोगों ने गैस को भर रखा है, एक पिस्टन वाली बीकर है, ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा तेजी से प्रेस करोगे ना तो ये गैस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और अगर आपने उसको बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर मशीनों से दबा दिया उस गैस को, तो हो सकता है कि वो आपकी सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाए। तो यस, इट्स ट्रू दैट state of matter can be changed with the help of pressure only, with the help of pressure also। अब सबसे बेस्ट कंडीशन अगर तुम्हें स्टेट ऑफ मैटर, अब दोनों को मिलाकर चेंज करने की कोशिश करो, कि अगर तुम, ये गैस है तुम्हारी, ये यहां पर जो गैस है, इस गैस का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका गैस का टेम्परेचर है। तो तुम्हें पता है कि अगर गैस को कंप्रेस करूंगा तब भी वो लिक्विड में, वो क्या होगी, लिक्विड में बदलने की तरफ चल पड़ेगी, और अगर मैं गैस को ठंडा करूं तब भी वो क्या होती है, लिक्विड की तरफ बदलने की कोशिश करती है। तो अगर मैं दोनों कंडीशन साथ में अप्लाई कर दूं कि मैं इस सिलेंडर को कंप्रेस तो करूं ही करूं, कंप्रेशन भी करें, कंप्रेशन भी करें, कंप्रेशन भी करें, और साथ में क्या करें, कूलिंग भी कर दें, साथ में क्या करें, कूलिंग भी कर दें, ये दोनों चीजें अगर साथ में करी जाएं तो लिक्विफिकेशन हो जाता है गैस का बड़ी आसानी से। क्योंकि जब गैस को तुम कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेस करके पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास ला रहे हो, लेकिन पार्टिकल्स के पास तो बहुत एनर्जी है ना, तो तुम क्या कर रहे हो, उनसे एनर्जी को बाहर निकाल ले रहे हो। कूलिंग में क्या होता है, कूलिंग में एक्चुअली हम लोग उस जगह की जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करके फेंकने लगते हैं बाहर की तरफ। एयर कंडीशनर में भी यही होता है। एयर कंडीशन क्या करता है कि तुम्हारे रूम से ही हवा को खींचता है, तुम्हारे रूम से क्या करता है, हवा को खींच के बाहर फेंक देता है। इस तरीके से फेंकता है कि मतलब ठंडी हवा अंदर भेजता रहता है और गर्म हवा क्या करता रहता है, बाहर की तरफ फेंकता रहता है। अब जब हम लोगों ने प्रेशर के बारे में भी पता कर लिया कि प्रेशर के हेल्प से भी हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको करा देता हूं कि किस तरीके से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं क्वेश्चन कराता हूं तुमको, ठीक है, टेम्परेचर स्केल अभी देखेंगे इस चीज को, लेकिन पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन कराता हूं, वो ये है कि फाइंड आउट द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ अ सॉलिड, नहीं सॉलिड नहीं, स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहा है क्वेश्चन तुमसे कि स्टेट ऑफ मैटर पता करो वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस पर, अगर प्रेशर कितना हो, 2 एटीएम हो, 2 एटीएम प्रेशर हो, जनरली 1 एटीएम प्रेशर होता है। तो देखो क्या होना चाहिए, तुम सोच के बताओ इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या इसका स्टेट ऑफ मैटर होगा। स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी आपके वाटर की, सॉलिड में होगा कि लिक्विड में होगा कि गैस में होगा। देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर, देखो पॉज तुमने सोच लिया, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सॉलिड जो आपका वाटर होता है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगता है। ये बात तो हमको क्लियरली पता है। इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर एज अ लिक्विड भी एग्जिस्ट कर सकता है, एज अ वेपर भी एग्जिस्ट कर सकता है, या दोनों साथ में को एग्जिस्ट करेंगे। पानी भाप में बदल रहा होगा, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। वाटर विल बी in gaseous and as well as in liquid state because 100 degree Celsius is the boiling point of water at 1 atm, at 1 atm। अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 एटीएम कर दिया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया, तो हमें उसको लिक्विड को और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर, अब हमें 1 एटीएम नहीं करना है। नॉर्मली क्या होता है कि वाटर वेपर का जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम हो जाता है, किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे ही 1 एटीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 एटीएम है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो आना जाना शुरू हो जाता है, पार्टिकल्स अपने मन से निकल निकल के वाटर के हवा में जाने लगते हैं, और हवा में क्या होता है, आपका पानी इकट्ठा होने लगता है।
लेकिन अगर तुमने ऊपर वाला जो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बढ़ा दिया तो ये 2 एटीएम हो गया और नीचे वाला अभी एक ही एटीएम है, तो अभी एकदम से वेपराइजेशन नहीं होगा, एकदम से बॉइलिंग नहीं स्टार्ट होगी, वो धीरा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा उसकी बॉइलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पानी को और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो पानी किस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर समझ में आ गई? क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आ गई? इस तरीके के क्वेश्चंस तुम कर पाओगे जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दे रखे हो और फिर तुमसे स्टेट ऑफ मैटर पूछ रहा हो। आ रही बात क्लियरली समझ में? ऐसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग करते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने यहां पर टेम्परेचर से डील करना शुरू कर दिया है कि कितना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को जब भी हम डील करते हैं ना, तो हमें उसकी यूनिट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर 2 यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो जनरली जिन यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं ना, वो यूनिट होती है आपकी कौन सी, डिग्री सेल्सियस। लेकिन डिग्री सेल्सियस की जगह हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर केल्विन टेम्परेचर को यूज करते हैं, कैपिटल के यूज किया जाता है कि 300 केल्विन, 400 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, अगर जो तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। आ रही बात समझ में? और हमेशा आज के बाद से अब तुम्हें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कहीं पर भी यूज नहीं करना होगा। ठीक है, उसका कारण है वो आगे चल के आपको अच्छे से समझाएंगे, अपकमिंग लेक्चर्स में उस चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तुमको ये बात ध्यान रखनी है अपने दिमाग में, क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो उसमें 273.15 ऐड कर दो बस। अगर मैं तुमसे कहूं 10 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 प्लस 10। ठीक है, क्योंकि जीरो में जैसे जीरो करना है, 0 प्लस 275 3, तो 10 डिग्री सेल्सियस में होगा, 10 डिग्री सेल्सियस में आपको 273.15 और ऐड करना पड़ेगा, तो 283.15 केल्विन। ये क्या होता है, ये 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो जनरल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर बॉडी मतलब हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर का होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक केल्विन टेम्परेचर में चेंज करें तो हम लोग क्या करेंगे, 25 प्लस 273.15 और ये हो जाएगा 298.15। 298.15 ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है हमारे, किसका, ये रूम टेम्परेचर होता है हमारे नॉर्मल रूम मतलब आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसका टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक बात तुमको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि एक्चुअली 273.15 नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं यूज करी जाती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन बड़ी ना हो, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस को ही यूज करते हैं। मतलब ये 0.5 को यूज नहीं किया जाता है हर जगह पर, क्योंकि ये क्या करता है ना, आपकी कैलकुलेशन टफ कर देता है। तो हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग 273 रखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। लेकिन जो रियल वैल्यू है वो तुमसे कोई टीचर कोई पूछे तो तुम बताना 273.15, लेकिन थ्योरी में कैलकुलेशन ज्यादा ना बढ़े इसलिए हम लोग उसको किस में यूज करते हैं, 273 यूज करते हैं, डिजिट्स ही यूज करते हैं, पॉइंट्स नहीं यूज करते हैं साथ वाले। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। आपको कभी भी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो केल्विन वाले टेम्परेचर में 273 माइनस कर देना, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना हो तो उसमें 273 डिग्री ऐड कर देना। ठीक है, जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आएंगे। क्या कह रहा है भाई आपसे, ये कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, इन टेम्परेचर्स को सेल्सियस स्केल में बदलना है। तो भाई क्या दिक्कत है, बदल देंगे। 375 केल्विन है, माइनस 273 कर दो, तो ये जो आएगा ना वैल्यू, ये आएगी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर की। तो देखो इसको माइनस करते हैं, 375 और 273, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसके इक्वल टू 3 आएगा, तो यहां पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो 102 102 डिग्री सेल्सियस होता है 325 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सही किया है ना, 5 में से 3 गया 100, हाँ 102, तो 102 डिग्री सेल्सियस आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। 325 केल्विन इज इक्वल टू 102 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे ही इसमें भी माइनस 273 केल्विन माइनस करोगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, केल्विन में ये भी है माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। सोचो
0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ बन जाती है, ये -173 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही सुपर कोल्ड स्टेट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 573 में भी 273 माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें भी 273 डिग्री केल्विन माइनस कर देना, और इसकी जो वैल्यू आएगी, जो भी इसकी वैल्यू आए, वो वैल्यू तुम क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। कमेंट करना कि 1000 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1000 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाउ मैनी नहीं, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, दो मैंने लगा दिए हैं साथ में, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, किस स्टेट में होगी वाटर। भाई 100 के बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, वो पहले पूरा गैस में कन्वर्ट होगा, फिर वो गैस को गर्म करते जाओगे तो गैस गर्म होती चली जाएगी। इसका मतलब है 275 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होगा वो एज अ वेपर स्टेट में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेट क्या होगी, यहां पर गैसियस स्टेट होगी। पहले का आंसर क्या है, गैस, ठीक है। दूसरे का क्या होगा, आइस होगा। सिंपल सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तभी होगा जब पानी पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ बन जाएगी, फिर बर्फ को और ठंडा करते चले जाओ तो बर्फ का टेम्परेचर कम हो सकता है, पानी का टेम्परेचर 0 तक ही रहेगा, 0 के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किस स्टेट में होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। वाटर क्या हो रहा होता है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेपर भी होगी, वाटर भी होगा, गैसेस स्टेट भी होगी, लिक्विड स्टेट भी होगी। तो गैसेस और लिक्विड दोनों स्टेट में को एग्जिस्ट करेगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो लिख लेना सॉलिड, यहां पर इसको सॉलिड कर देते हैं, सॉलिड। तो एज लिखना, अगर कोई इसे पूछे डिटेल में तो तुम बताना ये बात, एज 100 डिग्री सेल्सियस is the boiling point of water, hence at this temperature water will coexist in liquid form as well as in gaseous form। तो यहां पर लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड और यहां पे गैस दोनों में कोएग्जिस्टेंस होगा। लेकिन 101 डिग्री सेल्सियस तुमने किया, अब देखो यहां पर इन्होंने प्रेशर की बात नहीं करी हुई है, प्रेशर भी अगर इसमें चेंज कर दिया जाए तो कहानी बदल जाएगी। इन जनरल जब भी तुमसे कोई पूछेगा तो वो समझ लो 1 एटीएम पर पूछ रहा है, मतलब जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पूछ रहा है, ठीक है। अब इससे अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर कर दें तो हो सकता है, अब तुम खुद बताओ, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुन रहे हो ना, तुम बताओ ये बच्चा कि अगर मैं वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दूं, कैसे करूं उसकी चिंता मत करो, बस कम कर दूं। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दूं तो क्या वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा, तो क्या वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा, बताओ। अगर आपने एटीएम की वैल्यू बढ़ाई थी तो आपको ज्यादा गर्म करना पड़ा था बॉयल कराने के लिए। इसी तरीके से अगर तुम वेपर प्रेशर की वैल्यू कम कर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम कर दोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग होने लगेगी वाटर की। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो कि क्विज में दूंगा मैं आपको, ठीक है। अगला 101 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम पर पूरा का पूरा जब तक वाटर वेपर में नहीं बदल जाएगा तब तक वाटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। 101 हो गया है, इसका मतलब है वाटर पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब है ये गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। चारों ऑप्शन तुमको क्लियरली समझ में आ गए ना, ये चारों ऑप्शन तुमको अच्छे से समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का है। क्या कह रहा है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ये कल क्लास में हम लोगों ने डिस्कस ही किया था, क्योंकि वो जो एनर्जी हम लोग उस समय दे रहे होते हैं वो उनके पार्टिकल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज अ लेटेंट हीट, एज अ लेटेंट हीट। ये बात भी आपको दिमाग में क्लियर रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखो आ गया जो मैंने फर्स्ट क्लास में तुमको बताया था कि हम लोग सोचते नहीं रहते हैं कि यार ये पानी कैसे ठंडा हो जाता है, जब ठंडे पानी को हम रखते हैं तो उसके बाहर पानी कैसे आ जाता है। तो देखो एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए, उन्हें लिक्विड में बदलने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर डाउन कर दो, जो भी रूम है तुम्हारा उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन कर दो, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है।
टेम्परेचर डाउन करके भी एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि उनको प्रेशराइज कर दो, उनको कस के कंप्रेस, सारी गैस को निकाल के एक छोटे से सिलेंडर में भर दो, तब भी गैस को, तो क्या करोगे, एक तरीके से तुम गैस को कंप्रेस कर दोगे। जैसे कि इस पिस्टन में हम लोग यहाँ पर नहीं गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, देखो यही तो कर रहे थे। गैस को अगर आप कंप्रेस करेंगे इस गैस को, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये गैस क्या होगी आपकी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो कंप्रेस कर दें या फिर कूलिंग करने के की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अब जब तुम घर में ठंडे गिलास का पानी लेते हो, मतलब पानी लेते हो एक गिलास में, ठंडा पानी लेते हो एक गिलास में, ठीक है, और इसमें बिल्कुल एकदम बढ़िया ठंडा ठंडा पानी भरा हुआ है, तो इसके बाहर एक्चुअली क्या होता है, ध्यान समझना, इसके बाहर जो तुमको वाटर दिखता है ना, ये वाला जो तुमको वाटर दिख रहा है ना, और ग्लास के बाहर जो पानी चिपक जाता है, वो एक्चुअली क्या होता है पता है, वो आपके एयर में जो वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, जो उसके आसपास की हवा है ना, इसमें भी वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है, कहते नहीं बहुत ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है। ह्यूमिड का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, हवा में बहुत ज्यादा पानी है इस समय। ठीक है, तो जब ठंडे पानी को तुम ग्लास को किसी जगह रखते हो, तो उसके आसपास की जो हवा होती है ना, जो ग्लास के बिल्कुल सतह के आसपास है, वो भी धीरे धीरे ठंडे होने लगती है। उस ग्लास के ठंडे पानी की वजह से उसका भी टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। समझ रहे हो, क्योंकि वो ठंडा पानी जो होता है वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेने लगता है, क्योंकि ठंडे पानी को थोड़ी देर तक छोड़ दो तो वो गर्म हो जाता है ना, तो गर्म कैसे हुआ, उसको ये एनर्जी कहां से मिली, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वहां से, तो वो गैसेस को क्या करता है, उनसे एनर्जी लेता है। तो जो ग्लास के जस्ट अगल बगल वाली जो एयर होती है, ये जस्ट अगल बगल वाली जो एयर होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो वाटर होता है वो कंडेंस होकर क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं इसके। अब तुमको ये बात पता चल गई ना कि गिलास के अंदर पानी कहां से आता है, वो हवा का ही पानी होता है, और वो चिपक जाता है आपके ग्लास के सरफेस पर ड्यू टू कंडेंसन, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये बात भी क्लियर हम लोग को समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास हम लोग अब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी तक आपने जितना भी इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे पॉइंट्स, ये जितने भी मैं दिखा रहा हूं, ये सब ध्यान से लिख लेना, नोट कर लेना। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये सारी की सारी चीजें कर लेना। डायरेक्टली सब्लिमेशन क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी की सारी बातें आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है वेपराइजेशन। ठीक है, कि वेपराइजेशन क्या होता है। ठीक है, और ये मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं इस क्लास के लास्ट में। तुम ये बताओ, क्या टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प के बिना, क्या टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प के बिना भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है? ये सवाल आपके दिमाग में रहेगा नेक्स्ट लेक्चर तक। आप इसे गूगल करे बिना अपने मन से सोच के हाँ या ना और क्या रीजन है लिखोगे एक कॉपी में जहां पर नोट्स बना रहे हो, और फिर जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर में मैं जब इसका जवाब दूंगा तब उसको आप मैच करना कि आपका क्वेश्चन सही हुआ था कि गलत हुआ था। ठीक है, कभी भी गूगल की हेल्प ऐसे नहीं लेनी है, आपको खुद दिमाग लगाना है, और फिर अगर सही हो गया तब भी वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, और गलत हो गया तब भी तुम्हें वो जिंदगी भर याद रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे, और इवेपोरेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ही हो सकता है हम लोग जो अपनी एनसीईआरटी है ना, उसके बैक में जो एक्सरसाइज दे रखी है उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस थे वो तो हम लोग लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं। लास्ट एक कल हो सकता है आखिरी लेक्चर होगा आपका, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और उसके बाद एक फाइनल एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को मैं तुम्हें एज अ क्विज भी दूंगा, पहले तुम उसका टेस्ट देना और फिर बाद में हम लोग उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आ रही बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और इन क्लासेस के जितने भी क्लास नोट्स हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और फेसबुक इंस्टा पर भी भाई कर लेना फॉलो, तो जो भी नई अपडेट होती है ना वहां पर हम लोग पहले दे देते हैं। ठीक है, वो आसान होता है। और दूसरी चीज ये हो गई कि
फॉलो कर लेना, पहली चीज होगी टेलीग्राम पर ले लेना। और लास्ट चीज ये होगी कि भाई अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्कूल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करनी है वीडियो, ठीक है, ये बहुत मस्ट है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे सीखते रहिए सारी चीजों को अच्छे से, ठीक है, बाय बाय।